welcome to the session. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope all my bio hankers, you guys are doing awesome. कैसे हो सब लोग? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, अटेंडेंस मार्क कर दो सारे बायो हैंकर्स, क्योंकि आज हम चालू करने वाले हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आज एक्साइटमेंट है या नहीं, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा द मोस्ट फेवरेट यूनिट, ह्यूमन फिजियोलॉजी. यस, पूरे बॉटनी के सारे चैप्टर्स हो गए हैं कंप्लीट 11th स्टैंडर्ड के. ये सारे 4 यूनिट्स, ऊपर से 4 यूनिट्स हमारे पूरे कंप्लीट हो गए. ये लास्ट यूनिट हमारा बचा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो आज हम चालू कर रहे हैं. यस, और नेक्स्ट 6 दिन ये ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा. ना कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, बल्कि आपका पूरा 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. यस, सो इफ समवन इज न्यू ऑन दिस चैनल एंड अभी तक किसी ने जो है बायो हैंकर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो. व्हाई? बिकॉज आपको यहाँ पर मिलेगा पूरा प्लेलिस्ट. यस, अभी तक जितने चैप्टर्स हुए हैं उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है. यू कैन गो एंड वॉच इट. यस, सारे चैप्टर्स का आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा. पीडीएफ इज बीन ऑलरेडी बीन शेयर्ड. आप लोग को डॉक्यूमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यस, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो. दैट इज वन स्टॉप सोल्यूशन. वहां पर आपको डाउट पूछना, आप डाउट पूछ सकते हो. यू कैन कनेक्ट विद मी, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ्स. यस, एंड मेनी मोर क्वेश्चन सीरीज आल्सो हैपेंस ओवर देयर. तो मैं क्वेश्चंस के पीडीएफ्स भी उस पर शेयर करती रहती हूँ. सो डेफिनेटली ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड वेलकम टू बायो हैंकर्स फैमिली. यस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा द मोस्ट फेवरेट यूनिट. इट्स फॉर मी. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस. तुम लोग का कौन सा फेवरेट यूनिट है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. मेरा तो जब से मैं स्टूडेंट हूँ, एजुकेटर, तब से पूरे जर्नी में मेरा मोस्ट फेवरेट यूनिट यही ह्यूमन फिजियोलॉजी रहा है. मजा आ जाता है, मतलब एक अलग इंटरेस्ट आ जाता है जब हम अपने ही बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं? यस, तो चलिए शुरू करते हैं. और एक एक्साइटिंग बात बताऊं. यस, विच विल लाइक यू नो फोर्स यू टू स्टे टिल द एंड ऑफ द सेशन. बताऊं क्या? ये चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं 1 पेज में. यस, दैट्स इट. आप ड्यूरेशन देख के समझ सकते हैं कि मतलब अभी हम लोग इतना सारा बात कर रहे हैं, उसके बावजूद ड्यूरेशन इतना कम है. बट ट्रस्ट मी, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूं, आपका एक भी पॉइंट एनसीईआरटी का मिस आउट नहीं होगा. सारी चीजें आज आपके दिमाग में घुसेंगी. एक भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी से पूछा हुआ एक भी क्वेश्चन आपका जो है ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया या आपको पता नहीं है. यस, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. फिर एक ही पेज है, बस 1 पेज. देखो, बिलीव नहीं करते हो तो देख लो. हाँ, ये छोटू सा एक टॉपिक है डिसऑर्डर्स का, वो मैंने अलग से वो कर लिया है. बट यार वो तो ठीक है, इतना तो नेग्लिजिबल होता है ना. ये बस 1 पेज में पूरा चैप्टर कंप्लीट है, वो भी इन डिटेल. एनसीईआरटी का एक एक लाइन मेंशन्ड है, कुछ भी मिस आउट नहीं हुआ है. इतना टाइम लेके, इतना कंसाइज तरीके से मैंने ये तुम लोग के लिए माइंड मैप, एकदम डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, जिसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा एब्सोल्युटली फॉर फ्री. यस, इट इज जस्ट अ लास्ट मंथ तुम लोग के लिए स्ट्रगल कि नीट के बच्चों को जो जो जरूरत है, यस, वो होना चाहिए ऑन पॉइंट. तो इसीलिए वो चैनल भी क्रिएट किया है, ताकि आपको जो है एंड मोमेंट पे मैं पूरी तरह से अपना हेल्प दे सकूं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. वैसे नाम पढ़ के हमको समझ में आता है कि यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं. यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग कैसे होता है. हम जो सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ये जो हमारा सांस लेने का प्रोसेस है उसको कहते हैं हम ब्रीदिंग. बराबर. एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा है यहाँ पर. यस, हम लोग काफी बार जो है ब्रीदिंग और हमारे रेस्पिरेशन, ये बहुत एक्सचेंज करके हम लोग वर्ड यूज करते हैं. बट अगर टेक्निकल टर्म्स में समझना हो, एकदम सिंपलेस्ट भाषा में, तो ब्रीदिंग होता है सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना. दैट्स इट. जब हम बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज की, तो जब गैस एक्सचेंज होता है, जिसके वजह से हमने कल जो रेस्पिरेशन चैप्टर में, कल नहीं परसों जब रेस्पिरेशन चैप्टर में हमने यही चीज डिटेल में पढ़ी थी कि किस तरीके से हमारा जो है, हमने वैसे वो प्लांट्स में पढ़ा था रेस्पिरेशन प्लांट्स, बट सेम प्रोसेस हमारे इसमें भी हो रहा है कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज को लेके किस तरीके से ऑक्सीडाइज किया जाता है, ग्लाइकोलिसिस करते हैं, क्रेब्स साइकिल करते हैं. यस, ये सारी चीजें होती हैं किसके वजह से? एक्सचेंज ऑफ गैस की वजह से. जैसे ही एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ऑक्सीजन हमारे सेल के पास आता है, वैसे ही जो है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन चालू हो जाता है. ठीक है, सो बेसिकली आप देखने जाओगे तो ये इक्वेशन है ना, ये हमारा इक्वेशन है. C6H12 यानी ग्लूकोज. ग्लूकोज में आप ऑक्सीजन डालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, एटीपी निकलता है. यही रिएक्शन था जो हमने डिटेल में पढ़ा.
बराबर। अब ये ऑक्सीजन आता कहां से? ये ऑक्सीजन आता है जब आप ब्रीद इन करते हो, यानी जब आप ब्रीदिंग करते हो, यस, नॉट रेस्पिरेशन। हाँ, एक तरीके से एक्सचेंजेबली यूज कर सकते हैं, फिजिकल रेस्पिरेशन कर रहे हो ऐसे बोल सकते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है बहुत टॉक्सिक हमारे लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत पानी जो है स्टोर हो जाता है, थोड़ा बहुत पानी वाटर वेपर की तरह निकल जाता है, ठीक है। एटीपी तो हमको चाहिए भाई, एनर्जी करेंसी हमारा, ये तो हमको स्टोर करना है, जब एनर्जी की जरूरत होगी तो यही एटीपी को यूज किया जाएगा, बराबर। अब बात करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में अगर जमा हुआ तो ये होता है बहुत ज्यादा हार्मफुल, ये होता है हमारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक। इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, बोलते ना, जब जब टेंशन आए जस्ट ब्रीद आउट, यस। तो अभी आई नो नीट का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत प्रेशर है, जस्ट ब्रीद इट आउट। जो भी चीज है टॉक्सिक हो, जो भी चीज है हार्मफुल हो, जस्ट ब्रीद इट आउट, ठीक है। चलिए, अब ये सारा रेस्पिरेशन करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, राइट। तो देखते हैं क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट फ्रॉम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स टू वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल लेंगे जो हमने ऑलरेडी एनिमल किंगडम में कवर किया है, बट लेट्स डू इट अगेन। स्पॉन्जेस यानी पोरिफेरा, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, ये सब क्या है, ये जो एकदम सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना, इन लोग जनरल बॉडी सरफेस का यूज करते हैं। जीबीएस इज जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है ही नहीं। ये रेस्पिरेशन अगर इनको करना ही है तो सिंपल डिफ्यूजन की तरह होता है, एकदम बेसिक डिफ्यूजन, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, बस डिफ्यूज हो गया मेम्ब्रेन के थ्रू, और कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं अर्थवर्म्स की। तो भाई अर्थवर्म्स जो है मॉइस्ट क्यूटिकल होता है उनका, यस, तो स्किन के थ्रू ही इन लोग करते हैं, ठीक। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट का नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, यस, इस तरीके से ट्रकियल, जैसे हमारे पास ट्रकियल ट्यूब होता है ना, वैसे ही इनका नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, जिसको कहते हैं ट्रकियल रेस्पिरेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रकियल रेस्पिरेशन। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स या फिर मॉलस्क की बात करें जो पानी में रहते हैं, यस, तो उन लोग गिल्स के थ्रू, देखो जो जो पानी में रहता है उसमें गिल्स का नाम आएगा, यस, गिल्स के थ्रू करते हैं, उसको कहते हैं ब्रंकियल रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, अब देखो दो अलग अलग है ना, एक है टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड, एक है आपका जो है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। तो जो आपके टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं वो करते हैं लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक। फिर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। वर्टिब्रेट्स में कौन है? फिशेस की बात करें, यस, तो फिशेस करते हैं गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन, ऑब्वियस सी बात है, जहां पानी वहां गिल्स। एम्फीबियंस की बात करें जैसे कि फ्रॉग हमारा, यस, तो एम्फीबियंस जो है स्किन के थ्रू यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, और कभी कभी लंग्स का भी यूज करते हैं, डिपेंड होता है अलग अलग कंडीशन में। हमने फ्रॉग के बारे में जब हम आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, यस, तो फ्रॉग के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से वो लंग्स का यूज करता है जब वो लैंड पर रहता है, जब वो पानी में चला जाता है तब वो स्किन का यूज करता है, और जब वो डैश एंड डैश करता है उस टाइम पर वो एक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। व्हाट इज दैट डैश एंड डैश? फ्रॉग अब जब पानी से बाहर आता है तो एक कंडीशन होता है कि वो लैंड पर उस कंडीशन में जो है आपके स्किन से रेस्पायर करता है। देखो जब वो लैंड में नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो हमेशा लंग से ही करेगा, बट एक ऐसा डैश एंड डैश ऐसा कंडीशन है जहां पर वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। कौन सा है वो? जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं भी तो देखो कितने मेरे सिंसियर बायो हैंकर्स है जो कमेंट करते हैं, यस। फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये जो हैं ये हमारे लंग्स, पल्मोनरी यानी मोस्ट एडवांस्ड हमारा जो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। यह है प्यारा सा डायग्राम जो मैंने बनाया है, बहुत टाइम लेके फुर्सत से एकदम सजा के बनाया है उसको तो हम यहाँ पे डायग्राम पे देखेंगे, पहले मैं ऐसे ही बता देती हूँ फिर हम लोग जो है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो ये है नोज की ओपनिंग, है ना, हमारे पास एक नोज की ओपनिंग होती है। ये जो होता है ये होता है पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स या फिर नेर्स, बराबर। ये जो है ये है हमारा मुंह, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बनाया दिखाने के लिए कि वहां पे जो दांत का लाइनिंग है वो सब आता है, ठीक है, तो डिटेल में मत जाना ये है आपका ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी है, ये आपका नेजल कैविटी है जिसको नेजल चेंबर कहा जाता है, ठीक। यहां पर आप देखोगे कॉमन एक पैसेज है फेरिंक्स, ठीक है, ये फेरिंक्स है। फेरिंक्स होता है 3 हिस्सों में डिवाइड। ये होता है नेजोफेरिंक्स जो कि सिर्फ आपका नेजल चेंबर में ओपनिंग होती है उसकी। ये होता है आपका ओरोफेरिंक्स जो कि
ओरल कैविटी की ओपनिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। और फिर आता है लैरिंगोफैरिंग्स जो ओपन होता है इनटू लैरिंग्स। सो दिस पार्ट इज नथिंग बट योर लैरिंग्स विच इज योर वॉइस बॉक्स। यस, तो अगर हम जब जनरली बोलते हैं कि भाई फैरिंग्स जो होता है, यस, वो हमारा कॉमन पैसेज होता है खाना और पानी के लिए। बट अगर आप देखेंगे तो ये जो, अरे खाना और हवा के लिए, तो अगर आप ये वाला पार्ट जो देखेंगे नेजोफैरिंग्स, उसमें सिर्फ हवा जाती है, ठीक है। यस, तो ओरोफैरिंग्स और लैरिंगोफैरिंग्स जो है वो कॉमन है फूड एंड एयर के लिए, ठीक है। फिर आते हैं ये लैरिंग्स पे। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है, कार्टिलेजिनस रिंग वो प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से वो क्या करता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट, मतलब यहाँ पर। फिर ये हमारा आता है वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग, साउंड बॉक्स, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है, इसमें कार्टिलेज से बना हुआ होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारा ये ट्यूब विच इज योर ट्रकिया। यस, तो ट्रकिया जो है यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रकिया पे प्रेजेंट होते हैं आधे, यहाँ पे तो पूरा दिख रहा है देखने में बट पीछे के साइड नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सपोज ट्रकिया है हमारा, तो इधर ऐसे सी शेप का ऐसे आधा 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 कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है ताकि वो पचके ना, वो कार्टिलेजिनस रिंग उसको होल्ड करके रखता है। कौन सा कार्टिलेज यूज होता है, जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। क्वेश्चन नंबर 2। यस, फिर ये ट्रकिया जो है यहाँ पर मिड थोरैसिक रीजन में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये एक, ये दो, ये क्या होता है, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ और घुस जाता है लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर घुसने के बाद आप ध्यान से देखिएगा यहां पर ये फिर से डिवाइड करता है, फिर से सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे डिवाइड करता रहता है। इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ये ब्रोंक्यूल्स एंड होता है इस तरीके से, यस, जो कि बनता है आपका सैक। और ये सैक कौन सा है, वैस्कुलर सैक होता है जो कि गैस एक्सचेंज करता है, डिफ्यूजन में हेल्प करता है, ठीक है। यस, तो अभी हमने ये, अच्छा डायग्राम में और क्या पार्ट है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है, इसमें कंफ्यूज मत होना, दिस इज नथिंग बट रिब्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो लंग्स को मैंने 2 कवरिंग दी है ना, ये एक कवरिंग, ये दूसरी कवरिंग। तो ये है आपका प्लूरा मेम्ब्रेन और ये है हमारा डायफ्राम, ठीक है। और ये एक स्पेस है जहां पर आपका दिल फिट होता है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ इन द कमेंट सेक्शन, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 3। यस, कि ये जो स्पेस है जहां पर आपका हार्ट फिट होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक, आज फटाफट रिवाइज हो जाएगा आपका। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है जो कि नेजल चेंबर में ओपन होता है ये, और नेजल चेंबर में प्रेजेंट होते हैं आपके ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, और कौन सा, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ यानी इस तरफ होता है आपका ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम विच इज कॉल्ड एज योर स्नीडेरियन मेम्ब्रेन, नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी बट पीवाईक्यू है ये, ठीक है। फिर आता है फेरिंग्स, कॉमन पैसेज है आपका फूड एंड एयर का, सिर्फ और सिर्फ जो है नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मैंने ऑलरेडी तुम लोग को समझा दिया, नेजोफैरिंग्स जो है कॉमन पैसेज नहीं है फूड एंड एयर का, सिर्फ ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंगोफैरिंग्स है, ठीक है, तो याद रखना। एपिग्लॉटिस यहां पर जो है प्रेजेंट होता है आपका एपिग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, ठीक है, तो जो ओपनिंग है ना कि लैरिंगोफैरिंग्स से जब लैरिंग्स में जाने वाली जो ओपनिंग है, यस, जो उसको कहते हैं ग्लॉटिस। अब वो ग्लॉटिस को हमको कवर करना है। क्यों कवर करना है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो, जब आप स्वॉलो करते हो, तो खाना और जो है हवा दोनों ही जा रहा है फैरिंग से, बट हमको खाने को लैरिंग्स में जाने नहीं देना है। क्यों भाई, खाते समय ऑब्वियस सी बात है एयर पैसेज में खाना नहीं जाना चाहिए, एयर पैसेज में सिर्फ एयर जाना चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में खाने पानी का कोई काम नहीं है। तो जब आप कोई भी चीज स्वॉलो करते हो तो वो सीधा सीधा आपके ईसोफेगस में चला जाता है फ्रॉम योर लैरिंगोफैरिंग्स, यानी कि ये जो ग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस क्या है, यस, ये जो ग्लॉटिस है विच इज द ओपनिंग, जो लैरिंग्स में ओपन हो रहा है, उसको कवर करने के लिए हमारे पास एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। देखो ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस, एपी मतलब एपिडर्मिस, याद है ना, एपी मतलब ऊपर, तो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर है एपिग्लॉटिस, कवर करता है ग्लॉटिस को, खाने को लैरिंग्स में जाने से रोकता है। लैरिंग्स क्या है भैया, वॉइस बॉक्स है, कार्टिलेज से बना हुआ होता है। ट्रकिया विंड पाइप है, टिल
T5 का मतलब क्या है कि ये मिड थोरैसिक रीजन तक यानी आपका 5th वर्टिब्रे तक रहता है और उसके बाद वो डिवाइड करता है फॉर्मिंग योर ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। मतलब ब्रोंकाई बनता है प्राइमरी ब्रोंकाई जो लंग्स के अंदर एंट्री मारता है, फिर ये फर्दर डिवाइड करता है ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स एंड अप होते हैं इन वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एल्वियोलाई, जहां पर क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। लंग्स की बात करें तो ये कवर्ड है डबल लेयर्ड प्लूरा मेम्ब्रेन से। किससे? प्लूरा मेम्ब्रेन से। और ये प्लूरा मेम्ब्रेन 2 लेयर है तो उसके बीच में प्रेजेंट होता है प्लूरल स्पेस। अब ये प्लूरल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड, जो क्या करता है, बेसिकली ये प्लूरल फ्लूइड एक तरीके से शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। और हमारा जो लंग्स है वो कैसा है, वो एक एयर टाइट चेंबर है। काहे एयर टाइट चेंबर बोला है आगे पढ़ेंगे हम लोग जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है। फिर ट्रकिया, ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये तीनों ट्रकिया, ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, नॉट द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड होता है, ठीक है। क्यों? ताकि वो कोलैप्स ना करे। समझ में आया? अब ये अगर पूरे पैसेज को आप देखोगे तो ये पैसेज में यहां से लेकर यहां तक, यस, यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, सिर्फ गैस पास हो रही है। तो जहां पर सिर्फ गैस पास होती है उसको कहते हैं कंडक्टिंग जोन, ठीक है। और जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन, जो कि है आपका एल्वियोलाई और उसके डक्ट्स। गैसियस एक्सचेंज होगा रेस्पिरेटरी जोन में। कंडक्टिंग जोन में सिर्फ क्या होगा, नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ट्रांसपोर्ट करेगा एयर को, एयर पास होगा, क्लियर करेगा एयर को। अब क्लियर क्या करना है, क्लियर मतलब क्या मैम, क्या कर रहा है, सीलिया प्रेजेंट होता है ना आपके ट्रकिया में, यस। तो वो जो सीलिया प्रेजेंट होता है आपके ट्रकिया में, वो अपवर्ड बीटिंग मूवमेंट करके क्या करता है, सारे डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है आपके ट्रकिया से। यानी कि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, हार्मफुल चीजों को, पैथोजन को, वो जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकता है, नहीं जाने देता, ठीक है। फिर किधर है, हाँ, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को। ह्यूमिडिफाई मतलब क्या, थोड़ा गर्म कर देता है एयर को। क्यों? अब देखो, सपोज बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है, अब जैसा अभी है बहुत ठंड है, अब वो बहुत ठंड है तो ठंडी हवा आपके मुंह के अंदर जब जाती है, यस, आपके जो है नाक के अंदर जब जाती है, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती है। इतनी ठंडी हवा और हमारा बॉडी का टेम्परेचर गर्म है, यस, बिकॉज हम लोग होम्योथर्म्स हैं, तो वो चीज प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए क्या होता है कि वो ठंडी हवा जो आती है उसको थोड़ा ह्यूमिडिफाई किया जाता है ताकि वो आपके बॉडी टेम्परेचर से मैच कर सके, ठीक है। समझ में आया? यस। चलिए अब बात करते हैं ये ब्रीदिंग होती कैसे है, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो हमने बोला ना पहले कि थोरैसिक चेंबर जो है वो एयरटाइट चेंबर में, यानी आपका लंग्स जो है वो एयरटाइट चेंबर में प्रेजेंट होता है। अब ये एयरटाइट कैसे बना, क्योंकि ये आगे से वेंट्रली स्टर्नम से कवर्ड है, डॉर्सली पीछे से वर्टिब्रे है, लैटरली साइड से रिब्स हैं, बॉटम नीचे से डायफ्राम है। इस तरीके से आपका पूरा एक चेंबर रेडी हो गया है और ये एयरटाइट चेंबर कहलाता है, ठीक है। अब आप अगर रिब्स को देखेंगे, जैसे ये एक रिब है, ठीक है, यहां पर देखो, ये आपका एक रिब है और ये आपका दूसरा रिब है। इनके अंदर देखोगे तो इनके बीच में देखो, रिब्स का दूसरा नाम होता है कोस्टल। रिब्स का दूसरा नाम होता है कोस्टल्स। तो कोस्टल्स के बीच में है इंटरकोस्टल्स, इजी। कोस्टल्स के बीच में प्रेजेंट होगा इंटरकोस्टल, और वो क्या होता है, क्या प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये मसल्स ध्यान से देखना, कुछ मसल्स होते हैं जो इस तरफ प्रेजेंट होते हैं, यानी उनका डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यस, कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो वो रिब्स को पीछे की तरफ खींचेंगे, वेयरएज ये आगे की तरफ खींचेगा ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसा है। तो अगर ये ऐसे खींचा तो वो रिब्स उठ जाएगा, ठीक है। तो ये राइज करता है रिब्स को आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यस, ये वाला जो है
जो पीछे खींचेगा वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो बाहर की तरफ खींचेगा वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, यस। चलिए अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझते हैं थोड़ा अच्छे से, फुर्सत में आओ। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आप देखोगे, एयर टाइट चेम्बर है, हमने ये समझ लिया। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, देखो कोई भी मूवमेंट आपको करना है, कोई भी वॉलेंट्री मूवमेंट आपको करना है, उसके लिए हमने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है वो हम लोकोमोशन चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना टाइम से। चलो, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इंक्रीज होता है पल्मोनरी वॉल्यूम। कैसे? मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो देखो क्या होता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका नीचे का जो डायफ्राम है, तो वो आपका एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे जो वॉल्यूम होता है उसको बढ़ा देता है। देखो क्यों? डायफ्राम होता है डोम शेप का। यस, डायफ्राम कैसा होता है? ऐसा डोम शेप का होता है। जब वो फ्लैट हो जाता है, जब वो फ्लैट हो जाता है तो देखो यहां का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, है कि नहीं? जब ऐसा डोम शेप था, ऐसा डोम शेप था, अब फ्लैट हो गया तो इधर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। यस, दैट इज योर एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। फिर जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की, यही दो इंपॉर्टेंट मसल्स है जो आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, डायफ्राम है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात आती है तो ये डोर्सोवेंट्रल एक्सिस जो है उसका एरिया, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ाता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका रिब्स पीछे की तरफ आएगा, यानी वॉल्यूम कम करेगा। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो रिब्स को ऊपर की तरफ उठाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, देखो इंस्पिरेशन में क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, दोनों ही डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट किए। कॉन्ट्रैक्शन के वजह से क्या हुआ, इंक्रीज हो गया इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम। जब जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इट इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्शन। यस, कि जब जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब तब प्रेशर डिक्रीज होगा, जब जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होगा। यस, तो यहां पर इंक्रीज हो गया पल्मोनरी वॉल्यूम, जिसके वजह से आपका पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया। डिक्रीज विथ रिलेटिव टू व्हाट? विथ रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इसमें प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवा जो है अंदर आ जाएगी, है कि नहीं? यस, फिर एक्सपिरेशन में भी सेम उल्टी चीज होती है, मसल्स रिलैक्स करता है। मसल ने किया रिलैक्स तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम हुआ कम, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा और बाहर प्रेशर कम है तो अंदर से हवा बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? यस, समझ में आया? बस इतना ही है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और कुछ नहीं। और एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, यही वॉल्यूम्स जो आप ब्रीदिंग के समय जो वॉल्यूम, कितना हवा छोड़ा, कितना हवा अंदर लिया, ये जो है आप कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट नेम्ड स्पायरोमीटर। ठीक है, तो ये स्पायरोमीटर का यूज करके आप मेजर कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग। अब कौन कौन से वॉल्यूम है, चलो आ जाओ पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं भाई, इससे आते ही आते हैं। ठीक है, यस। इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज एकदम अच्छे से समझना है हमने, बिल्कुल भी इसमें जो है कंजूसी नहीं करनी है समझने में। ठीक है, यस, आ जाओ। इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, अब वॉल्यूम्स अलग है, कैपेसिटीज अलग है, हमेशा याद रखना। वॉल्यूम की बात करते हैं, यस, यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं द अमाउंट ऑफ एयर की। ठीक है, जब हम बात करते हैं कैपेसिटीज की, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट कैपेसिटीज, हियर इट इज सम ऑफ वॉल्यूम्स, याद रखना वो चीज। चलो अब बात करते हैं पहले चार वॉल्यूम की। देखो, एक है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, बस चार वॉल्यूम्स हमको समझना है। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ा, नॉर्मल सांस अंदर लिया, बाहर छोड़ा, नॉर्मल सांस अंदर लिया, नॉर्मल सांस। टाइडल वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इंस्पायर्ड या फिर एक्सपायर्ड नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जो आप हवा अंदर बाहर कर रहे हो, 500 ml तक हवा अंदर बाहर होती रहती है नॉर्मल ब्रीदिंग में, तो वो होता है टाइडल वॉल्यूम। फिर आते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम के अलावा
एडिशनल वॉल्यूम जो कि आप फोर्सफुली अंदर ले रहे हो, तो वो कितना ले सकते हो, 3 लीटर तक आप जो है हवा अंदर ले सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व जहां जहां वर्ड आएगा समझ जाना कि फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो एडिशनल वॉल्यूम है। एडिशनल क्यों बोला कि टाइडल वॉल्यूम के अलावा, टाइडल वॉल्यूम ये 500 के अलावा जो है और 1000-1100 जो है आप निकाल सकते हो बाहर, फोर्सफुली आप प्रेशर डाल के निकालोगे तो वो कहलाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यस, फिर लास्टली रेसिडुअल वॉल्यूम, कितना भी प्रेशर लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, ये वॉल्यूम आपके लंग से निकलने वाला नहीं है, विच इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम, द रिमेनिंग वॉल्यूम इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। यस, तो वो है आपका 1100 से 1200 ml। तो यहां पर इसीलिए आपको समझना है, कॉमन सेंस लगाना है। अगर आप 3 लीटर तक सांस अंदर ले सकते थे बट निकाल कितना सकते हो, सिर्फ 1000, तो बचा हुआ कहां गया, तो बचा हुआ तो ये आपके लंग्स के अंदर ही रहेगा, नो मैटर व्हाट यू वांट टू डू। इज दिस क्लियर एवरीबडी? अब समझते हैं कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटीज, कैपेसिटी मतलब क्या, पहला है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। पहले तो मैंने बोला कैपेसिटी मतलब सम ऑफ वॉल्यूम्स। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, कितना इंस्पायर कर सकते हो भाई, मतलब बताओ कितना इंस्पायर कर सकते हो। टोटल वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्पायर्ड कब, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, सॉरी, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी नॉर्मली आपने सांस छोड़ा, ठीक है, आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे थे, अब बताओ कितना सांस अंदर ले सकते हो, तो वो हो जाता है मेरा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की, इतना मैं सांस अंदर ले सकती हूँ। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम तो ले ही सकती हूँ, प्लस फोर्स लगा के इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ले लूंगी। वही उल्टा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में टोटल वॉल्यूम जो कि आप एक्सपायर कर सकते हो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे थे, टाइडल 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 के बाद जो है आपने बोला अब मैं देख जोर से सांस छोड़ूंगा, तो वो क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो उसमें टाइडल वॉल्यूम तो जाएगा ही, प्लस आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी चला जाएगा। समझ में आया? यस। फिर आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल, देखो रेसिडुअल मतलब इतना तो समझ में आ गया, रह जाएगा। अब कहाँ रहेगा, है लंग्स के अंदर ही रहेगा। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब वो वॉल्यूम जो आपके लंग्स के अंदर रह जाएगा, यस, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। या आप नॉर्मली इंस्पायर कर रहे हो, फोर्सफुली एक्सपायर नहीं कर रहे हो, नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो कितनी हवा आपके अंदर प्रेजेंट है। देखो, तो जब हम लोग यहाँ पर देखो, जब हम लोग एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पढ़ रहे थे, यस, तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में हमने समझा कि हाँ भाई हम क्या कर रहे थे, टाइडल 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 खेल रहे थे, और उसके बाद हमने डिसाइड किया जोर से सांस फेंकेंगे। तो मेरे को बताओ, जब टाइडल टाइडल खेल रहे थे तो क्या आपके लंग्स के अंदर सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम था? नहीं ना, आपके एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी तो था लंग्स के अंदर, तभी तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बावजूद आप जोर से सांस छोड़ पाए, है कि नहीं। अब बोल रहा है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप अपने लंग्स के अंदर रखते हो जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो। समझ में आया? आज क्लियर हुआ है कि नहीं? यस, उसको हम कहते हैं आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ऑब्वियस ही बात है ERV भी होगा और आपका RV भी होगा, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम तो होगा ही होगा, बट अगर आप फोर्सफुली एक्सपायर नहीं किए हो तो ये वाला पार्ट भी होगा, ERV भी होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी, बहुत है इंपॉर्टेंट कैपेसिटी। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? ये जो है मैक्सिमम वॉल्यूम जो आप अंदर ले सकते हो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद, यानी आपने जितना, देखो वाइटल कैपेसिटी को ऐसे याद रखो, ये एक है बहुत ही वाइटल सिचुएशन, जैसे एडवर्टाइजमेंट में आता है ना, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन। यस, ध्यान से सुनिएगा, आपने जितना कोशिश कर सकते थे उतनी हवा बाहर निकाल दी, सांस आपने निकाल दी पूरी बाहर, पूरा ताकत लगा के, दम लगा के आपने पूरा हवा बाहर निकाल दिया। ठीक है, कितना भी लगा लो रेसिडुअल वॉल्यूम तो निकलेगा नहीं। ठीक है, अब ये करने के बाद कितनी सांस आप अंदर ले सकते हो, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम जो आप अंदर ले सकते हो, तो वो होता है आपका वाइटल कैपेसिटी। समझ में आया? तो अब याद रखना,
वाइटल कैपेसिटी वो एडवर्टाइजमेंट है जैसे आपको बोला जाता है कि ध्यान से सुनिए, आपने पूरी ताकत लगा के अपनी पूरी हवा बाहर निकाल दी, अब आप कितनी सांस अंदर ले सकते हैं। यस, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वो वाली फीलिंग आई मुझे थोड़े सेकंड के लिए, बट एनीवे तो समझा कि नहीं आप लोग को? ठीक है, अब क्लियर है ना वाइटल कैपेसिटी? बिल्कुल। फिर आता है हम लोग टोटल कैपेसिटी की, भाई पूरा ऐड कर दो यार, बात ही खत्म, सब ऐड कर दो, रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दो, टाइडल वॉल्यूम ऐड कर दो, ईआरवी ऐड कर दो, आईआरवी, जितने वॉल्यूम्स है सबको ऐड कर दो, चारों वॉल्यूम्स ऐड करके टोटल लंग कैपेसिटी हो गई आपकी। समझ में आया? आज क्लियर हुआ? देखो मेरे को पता है सारी चीजें आप लोग को समझ में आती है, आप लोग वॉल्यूम समझ लेते हो आराम से, बट आप इधर ना गुगली हो जाता है आप लोग के साथ, एक ये वाले में और एक ये वाले में, और फिर नीट में उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको अलग अलग इक्वेशन को ट्विस्ट एंड टर्न करके। तो हमको इक्वेशन रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? हमने क्या करना है, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया ना, बस वो ऐड की तरह हमको जो है एक्सरसाइज करते रहना है। एवरी सिंगल डे वेक अप इन द मॉर्निंग एंड टेल योरसेल्फ, ऐसे हम लोग करते हैं ना कपाल भारती, तो ऐसे करो, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल, ठीक है? नॉर्मल 500 500 500 500 टाइडल वॉल्यूम, 500 टाइडल वॉल्यूम, ठीक है? फिर देखो, यस, फिर जोर से अंदर सांस, यस, जोर से अंदर सांस लिया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हाय हाय अंदर आ गई इंस्पिरेटरी, मम्मी को बताना किसी को पकड़ के, ये देखो टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यस, और कुछ वॉल्यूम है जो रेसिडुअल होता है, ठीक? चलो, ये एक्सरसाइज सबने रोज करना है। फिर मम्मी को एक और एक चीज बताना, ठीक है? आज परेशान कर देना एकदम मम्मी को, मम्मी बोलते ना पढ़ाई नहीं करते, जो भी तुमको परेशान करता है, पापा परेशान करते हैं, जो भी परेशान करता है उनके पास चले जाना, बोलना सुनो आज मैंने ये पढ़ाई किया, फिर बोलना एक एक्सरसाइज करना है। यस, आपको पता है क्या? आपको पता है, देखो ये वाला चीज जब आप वॉल्यूम पढ़ते हो, यस, तो आपने वो सुबह रोज उठ के ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, 500 500 500 500 500, यस। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3 लीटर, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यस, अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर, यस, और 1 लीटर तो रह जाता है, ठीक? फिर आप फिर बाद में सबको क्वेश्चन पूछोगे, यस, क्या आपको पता है कि आप जब नॉर्मली इंस्पायर करते हो, जब आप टाइडल 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 खेलते हो और फिर अचानक से आपका मन करता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जोर से सांस अंदर लेने की, तो आपको पता है आप कितना सांस अंदर ले सकते हो? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यस, वो आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, इंस्पायर करने की कैपेसिटी। सेम उल्टा कर दो, क्या आपको पता है जब आप टाइडल 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 खेलते हो तो सांस जो है अंदर, नॉर्मल सांस अंदर लेने के बाद कितनी हवा बाहर छोड़ सकते हैं? यस, नाक से, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यस। फिर आपको पता है, यस, कितनी हवा आपके लंग्स के अंदर रह जाती है जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं? टाइडल 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 करते समय आपके लंग्स के अंदर कितनी हवा है? तो वो बन जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बोलोगे वो हवा जो रहता ही रहता है, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम, और वो हवा जो आप बाहर छोड़ सकते हो जोर से, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक? लास्टली कि आपके लंग्स की कैपेसिटी क्या है पता है? यस, तो आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम का ऐड कर दो। तो ये इसमें नहीं प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम तो बस यही 3 में है। तो ये 3 सवाल आज आप अपने दोस्तों को पूछ पूछ कर जरूर परेशान करें, और ये आप जब तक नीट क्लियर नहीं हो जाता, यस, जब तक नीट क्लियर नहीं हो जाता, प्रण लेना है सुबह उठकर ये एक्सरसाइज जरूर करना है, ठीक है? यस, जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कौन डेडिकेटेड है कि हाँ हम जो है नीट के एग्जाम तक ये एक्सरसाइज जरूर करेंगे। यस, और ये भी करना दूसरों को परेशान कर करके। यस, चलो, अरे मम्मी पापा तो पता चला है पढ़ाई करते हैं भाई, तो झेलो फिर। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, ठीक है?
तो एल्वियोलाई है, यहीं पर हमने पढ़ा था कि हमारा एल्वियोलाई है जो कि प्राइमरी साइट है गैस एक्सचेंज का, ठीक है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। सो दिस इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन होता है यहीं पर। देखो एक और एक गैस एक्सचेंज होता है आपके टिश्यूज के पास भी, बट मेन गैस एक्सचेंज तो यही है ना, क्योंकि ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर जा रहा है, फिर लंग से वो ब्लड के अंदर जाएगा, फिर ब्लड जो है उसको टिश्यूज के पास देगा। बट मेजर कौन सा है भाई? मेन तो प्राइमरी साइट तो यही है। सबसे पहला गैस एक्सचेंज एल्वियोलाई में होता है, दूसरा गैस एक्सचेंज टिश्यूज के इधर होता है, ठीक है। अब एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से ये देखो, यहाँ पे ये इसको हमने यहाँ पर दिख रहा है ओ यहाँ पर, यस, इसको हमने जूम करके ये बनाया है तो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसा है? ये आपका एल्वियोलाई का लेयर है, व्हाइट कलर का, व्हाइट आगे नहीं गाऊंगी तो ये आपका व्हाइट कलर का क्या है? आपका पहला मेम्ब्रेन है, ठीक है, एल्वियोलाई का, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम, पतला पतला स्क्वैमस एक सिंगल लेयर से बना होता है। क्यों? क्योंकि अपने को ना ये लेयर जो है ना डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, उसको एकदम ही पतला रखना है, ठीक है। फिर ये जो येलो कलर का है, येलो डटी फेलो, वो क्या है? आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और फिर ये जो पर्पल है, लाइलैक कलर है, यस, अभी उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे कौन सा कलर है, बट ये जो है ये है आपका एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या है मैम? यस, आपका जो ब्लड वेसल होता है वो एकदम पतले थिन आपके मेम्ब्रेन से बना होता है, स्क्वैमस मेम्ब्रेन से, उसको कहते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। बस उतना ही डिफरेंस है। ये है आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या क्या है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन थिकनेस है उसका लेस देन 1 मिलीमीटर थिकनेस है। कितना? लेस देन 1 मिलीमीटर थिकनेस है। यस, और किस किस चीज से बना है? एल्वियोलार वॉल बना है सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियम से। बेसमेंट मेम्ब्रेन है दोनों के बीच में, अब एपिथेलियम है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो मांगता है। एंडोथीलियम है ऑफ योर ब्लड कैपिलरीज। ये आपके तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिसका थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम है, ठीक। अब हमारे डिफ्यूजन को कौन कौन बॉदर करता है, परेशान करता है? तो एक आपका पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है ये जो है किसके बेसिस पे हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर ग्रेडियंट के वजह से सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। हाई टू लो, हाई टू लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही मूव होगा अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यस, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स हैं आपके सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, गैस की तरह अच्छे से सोल्यूबल है आपके ब्लड के अंदर, उतना जल्दी ये फटाक से डिफ्यूज हो जाएगा। यस, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन भाई 1 mm से ज्यादा अगर हो गया तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। यस, ठीक है। तो यही दो हैं आपके, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर भी मैटर करेगा उसके अलावा, ठीक। अब पार्शियल प्रेशर देखते हैं किस तरीके से प्रेजेंट है और कैसे हमारा गैस ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर टिश्यूज वाला डायग्राम नहीं बनाया, बट एक आपके एनसीईआरटी में एक और एक डायग्राम है जिसमें दिखाया लंग्स के पास कैसे डिफ्यूजन होता है और फिर दिखाया टिश्यूज के पास कैसे डिफ्यूजन होता है। बट ये हम लोग को कॉमन सेंस है, आई डोंट थिंक अलग से उसको पढ़ने की जरूरत है, ये हमको समझ में आता है ना। अब उस चीज को आप इधर भी पढ़ सकते हो जो कि सिंपल टेबल फॉर्म में दिया है, ठीक है। कैसे? आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गैस दिया है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं। एटमॉस्फेयर है, एल्वियोलाई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, टिश्यूज है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज अ PYQ। यस, चलो ऑक्सीजन का पहले डिस्कस करते हैं। सांस अंदर लिया, इनहेल किया, एटमॉस्फेयर में 159 प्रेशर था, mmHg में कंसिडर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और फिर जो है एल्वियोलाई के अंदर 104 था, यानी एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर कम, इधर प्रेशर ज्यादा, तो हवा ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई के पास चली गई, हाई टू लो, ठीक। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका, ठीक है। अब देखो एल्वियोलाई के पास इतना प्रेशर है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वीनस इससे बराबर आपके पल्मोनरी आर्टरी से, वीनस बोल दिया मैंने, पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है। यस, तो पल्मोनरी आर्टरी लेके आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 40 है इसका ऑक्सीजन का प्रेशर, इधर है आपका 104, ऑब्वियस सी बात है हाई टू लो। यस, फिर अब ऑक्सीजनेटेड बन गया है तो इसका प्रेशर अब इंक्रीज हो गया, 95 हो गया है। अब 95 ये टिश्यू के पास जाता है और टिश्यू को बोलता है ऑक्सीजन चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, तेरे पास ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो सिर्फ 40 है। यस, तो फिर मैं तेरे को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे देता हूँ।
और फिर ऑक्सीजन चला जाता है। इस तरीके से आपका एटमॉस्फेयर से टिश्यू तक का जर्नी आपका ऑक्सीजन तय करता है। फिर उल्टा करते हैं, आ जाइए कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। प्रेशर है उसका 45, कितना 45। अब ये 45 है, बट जो मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया था ना आर्टरी, उसने बोला यार मैंने ऑक्सीजन तो दे दिया, यस ऑक्सीजन तो कम हो गया है मेरे पास, यस बट मेरे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करने के लिए जगह है, ये इधर प्रेशर ज्यादा है इधर कम है। वो बोलेगा यार मेरे पास मतलब बहुत ही डैमेजिंग होता है, लेके जा। लेके गया, ब्लड लेके आया, बन गया डीऑक्सीजनेटेड। 45 से आपका 40 से 45 हो गया। अब 45 बोलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोलता है हार्ट के पास जाता है, यस हार्ट उसको लंग्स के पास भेजता है, बोलता है कि यार ले ले भाई बाहर निकाल दे। तो 45 से फिर ये देखो यहाँ पर ज्यादा है यहाँ कम है, फिर से ट्रांसफर हुआ। अब देखना एल्वियोलाई के अंदर 40 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली 0.3, फटाक से बाहर, फट से हेडशॉट, सीधा बाहर। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरीके से पार्शियल प्रेशर इंपॉर्टेंट है गैस एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, कि गैसेस जो है ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो समझना है कि दो गैसेस है हमारे पास, एक है हमारे पास ऑक्सीजन, दूसरा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की, कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखो 97% जो है ऑक्सीजन वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, यानी आरबीसी उसको कैरी करके लेके जाता है, और 3% जो है प्लाज्मा में घुल मिलकर डिसॉल्व होकर वो जाता है। ठीक है, अब आरबीसी में कैसे, तो देखो डिसॉल्व है तो वो तो सिंपल है कि डिसॉल्व होकर जा रहा है। अब बात करते हैं आरबीसी में कैसे होता है। तो आरबीसी के स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, उनके पास होता है हीमोग्लोबिन, रेड कलर का पिगमेंट। अब ये हीमोग्लोबिन में, एक हीमोग्लोबिन में 4 आयन के एलिमेंट्स होते हैं जो बाइंड कर सकता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। सो यानी एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ठीक, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन यानी पीएच, H प्लस जितना ज्यादा यानी आयन, आपका हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा उतना कम पीएच, एसिडिक हो जाएगा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, अब इसका ग्राफ जब हम निकालते हैं, ग्राफ किस पे बनाया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, यस अगेंस्ट टू परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम था तो हीमोग्लोबिन ने भी कम सैचुरेटेड था। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता गया, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन भी बढ़ता गया, और ये एक्सपोनेंशियल इस तरीके से ग्रोथ दिखाता है। फिर एक पॉइंट आता है जब हीमोग्लोबिन के पास उतना ही बाइंड करने की क्षमता थी, अब उससे ज्यादा वो बाइंड कर नहीं सकता, तो उसको सिग्मोइड कर्व मिलता है। यस, when we draw this we get a sigmoid curve in alveoli के अंदर। अगर कंडीशन देखेंगे, यस सिग्मोइड कर्व मिलने के बाद, अब ध्यान दो एल्वियोलाई के अंदर अगर आप कंडीशन देखोगे फेवरेबल है या नहीं है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, तो कैसे देखोगे, अगर आपका प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आके इंटरफेयर करता है फालतू का, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है, यस, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होना चाहिए। तो भाई लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर वैसे भी ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है क्योंकि आपने सांस ली है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है। आयन जो आपका ये जो है आपका हाइड्रोजन आयन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी पीएच ज्यादा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम, पीएच ज्यादा, टेम्परेचर भी कम है, टेम्परेचर भी कम है। ठीक है, तो अगर पीएच के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, ये मत बोलना एनसीईआरटी के बाहर का है मैम, नहीं भाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बताया ना, वही चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच वैल्यू से। ठीक है, फेवरेबल, ये कंडीशंस जो है ये कंडीशन फेवरेबल होती हैं आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, तो यहाँ पे एसोसिएशन होता है। बट वहीं पर जब मैं टिश्यूज की बात करती हूँ, यस टिश्यूज की बात करती हूँ, तो मेरा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है कम, मेरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन होता है ज्यादा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है ज्यादा, टेम्परेचर होता है ज्यादा, तो क्या ऑक्सीजन का आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा?
नहीं करेगा, बिकॉज ये फेवरेबल है फॉर डिसोसिएशन, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाता है। अब बोलोगे मैम फेवरेबल क्यों लिखा है? भाई इंपॉर्टेंट है ना, डिसोसिएशन होना भी तो इंपॉर्टेंट है। पता चला आप ऑक्सीजन बाइंड करते जा रहे हो, बट वो ऑक्सीजन आपके टिश्यूज के अंदर जा ही नहीं रहा, वो ऑक्सीजन आपके सेल के अंदर जा ही नहीं रहा, तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब क्या है फिर? यस, तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है डिसोसिएशन का, वो भी मेंटेन होना चाहिए आपके टिश्यूज के पास, ठीक है। यस, अब every 100 ml of blood, each and every 100 ml of blood approximately 5 ml of ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। एक प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जो कि सिर्फ 7% है, एक आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके जो कि बनाता है कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। यस, और ये सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन कम रहेगा तो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, समझ में आया? यस, और 70% यानी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कार्बोनेट आयन बनाकर जो है घूमता रहता है, ठीक है। चलो देखते हैं, हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है बनाता है कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन जितना कम रहेगा उतना इजीली कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनता रहेगा। वहीं पर टिश्यूज की बात करें, यस, अगर टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज में क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना चाहिए, जो कि होता है, और ऑक्सीजन का प्रेशर कम होना चाहिए, जिसकी वजह से एसोसिएशन आराम से हो जाएगी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड की। एल्वियोलाई की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम और आपके ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा, डिसोसिएशन हो जाएगा। यहां पर देखो टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, H+ का कोई लेना देना है ही नहीं, सिर्फ यही 2 चीज पे हम बात कर रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं ये आरबीसी के साथ कैसे जो है आपका कार्बोनेट आयन कैसे बनता है। तो आपके आरबीसी की है अंदर एक तो हीमोग्लोबिन बना ही रहा है, बट आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस CO2 को और H2O को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस कन्वर्ट कर देता है H2CO3 में। यस, H2CO3 में कन्वर्ट कर देता है। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस आता है और इसको कन्वर्ट कर देता है बाइकार्बोनेट आयन और आपका H+ आयन, यानी HCO3 और आपका H, यस, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन एंड H+ आयन। समझ में आया? यस, अब इसके वजह से बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो पहले हम लोग पढ़ते थे बट अब आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे कि क्लोराइड शिफ्ट। आपको जब आप ये करोगे, क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट दोगे तो आपको ये क्लोराइड शिफ्ट एंड ऑल पे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बट टेंशन मत लो, नीट में नहीं आएंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। बट अगर आपको पढ़ना है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, मैं आपको अलग से वीडियो बना के आपको वो चीज बिल्कुल ही कम टाइम में 5 मिनट के अंदर समझा दूंगी, ठीक है। यस, सो 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करता है 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड खत्म। अब बात करते हैं रेगुलेशन की। हर रेस्पिरेशन, कोई भी ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, ब्ला 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 ब्ला, हर चीज का रेगुलेशन होता है। और यहां पर हमारे रेस्पिरेशन का भी रेगुलेशन होता है हमारे न्यूरल सिस्टम से। यस, यानी हमारा दिमाग हेल्प करता है। तो दिमाग में कैसे हेल्प होता है? देखो, सबसे पहला एक होता है मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, यानी आपके हाइंड ब्रेन के रीजन में प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यस, RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपके मेड्यूला में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आपके पॉन्स में प्रेजेंट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का फंक्शन को मॉडरेट करता है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मतलब क्या? हम रिस्पायर करते हैं एक रिदम में, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, एक स्पीड में हम रिस्पायर करते हैं, है ना। यस, कितना रेस्पिरेशन आप करते हो 1 मिनट में, जरा कैलकुलेट करना और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। लेट मी सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ द सेशन। यस, ये जज करने में इजी हो जाता है। जो इज्जत से सारे आंसर्स दे रहा है मतलब कि वो पूरा सेशन देख रहा है। इजी हो जाता है कि कौन है ऐसे परम स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो एनीवे, हाँ, तो वही बात कर रहे थे कि एक रेट होता है हमारा रेस्पिरेशन का, बराबर। फिर
ये जो पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक, पीपी याद रखना, पी फॉर पॉन्स, पी फॉर न्यूमोटैक्सिक, यस। मेडुला में आरआरसी, ठीक है, मेडुला में आरआरसी है। फिर रिदम सेंटर के बगल में ही आपका प्रेजेंट होता है कीमो सेंसिटिव एरिया, यस, रिदम सेंटर के बगल में ही प्रेजेंट होता है कीमो सेंसिटिव एरिया, जो कि बहुत सेंसिटिव, अब देखो कीमो सेंसिटिव मतलब केमिकल सेंसिटिव है, यस, और ये जो है क्या कहता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के। यानी जब जब ब्लड में ऐसा लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, कितना होना चाहिए, यस, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इन योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 45 है, उससे बहुत ज्यादा अगर हो रहा है तो यानी कि टॉक्सिक हो रहा है भैया, तो वो सिग्नल देता है सीधा आपके दिमाग को, यानी कि आपके रिदमिक सेंटर को, ठीक है। सिमिलरली ये तो दिमाग के अंदर ही है सेंटर, यस, ये तो एडजेसेंट टू रिदम सेंटर है, बट एक और रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी के पास, यानी आपके दिल के पास होते हैं, यस, जो डिटेक्ट करते हैं यही दोनों चीजों को और ब्रेन को सिग्नल देते हैं, ठीक है, यस, रिदम सेंटर को सिग्नल देते हैं। अब आप बोलोगे मैम यही दोनों को इंपॉर्टेंस दिया है, हाँ भैया, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो थोड़ी ब्रेन को बोलेगा यार बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो गया, नहीं वो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो रोल ऑफ ऑक्सीजन जो है आपका इनसिग्निफिकेंट होता है, इस पे ये बस ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन पर आपकी एनसीईआरटी आपको एक क्वेश्चन पूछ के बहुत परेशान करती है, पता है क्या पूछती है कि आपको ब्रीदिंग करने का अर्ज, अगर आप सांस नहीं ले रहे हैं तो आपको किस वजह से बहुत जोर से सांस लेने का मन करता है, अर्ज किसके वजह से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन के वजह से या ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन के वजह से। तो आपको आंसर पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा इसलिए हो रहा है, नहीं, ऑक्सीजन तो नहीं मिल रहा वो ठीक बात है, उससे आपके ब्रेन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, यस, ऑब्वियसली चाहिए हमको ऑक्सीजन, बट ये जो अर्ज आ रही है हमको रेस्पायर करने की, वो किसकी वजह से आ रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है इसीलिए आ रही है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं हमारे डिसऑर्डर्स की, यस, तो डिसऑर्डर्स में क्या है, अस्थमा, एम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये तीन है जो आपने याद रखने हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, ऐसे तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो अस्थमा क्या है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो टेंशन ना लो। बाकी जो क्वेश्चंस जो डिजीजेस है वो हम हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अस्थमा क्या है, जब सांस नहीं आती है ना, यस, डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग होता है, वीजिंग साउंड आता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गया, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ गई है, बराबर से हवा पास नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं अस्थमा होना, ठीक है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है। फिर दूसरा है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है, ये बहुत ही क्रॉनिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिक डिसऑर्डर क्योंकि ये ठीक नहीं होता, यस, ठीक नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो एल्वियोलाई के वॉल्स है ना, जो आपके एल्वियोलाई के वॉल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। तो अगर एल्वियोलाई है, सपोज ये एल्वियोलाई है, ठीक है, इसका इतना हिस्सा डैमेज हो गया तो अब ये गैस एक्सचेंज नहीं करेगा, सिर्फ इतना ही पार्ट गैस एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, आपका सरफेस एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज कम हो गया, जिसके वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम हो गया। मेजर कॉज क्या है इसका, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, ठीक। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी ऑक्यूपेशन, अब यहाँ पे डिसऑर्डर्स लिखा है, मतलब क्या, इसके अंदर और भी बहुत सारे आते हैं, तो इसका मतलब है ऑक्यूपेशन, किसी के ऑक्यूपेशन के वजह से अगर उसको कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है, तो जैसे बहुत लोग इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स होते हैं यूजुअली उनको ये प्रॉब्लम होती है अगर वो सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे, जैसे अगर कोई स्टोन ग्राइंडिंग का काम कर रहा है तो बहुत सारा डस्ट उसके बॉडी में जाएगा, बहुत सारा डस्ट जाएगा, ये सैंड जाएगा, सैंड के अंदर होता है सिलिका, अगर वो बहुत ज्यादा आपके जो है लंग्स के अंदर जा जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसको कहते हैं सिलिकोसिस कंडीशन, ठीक है। तो वैसे ही अलग अलग जगह पे काम करने वाले लोग जो कि अपना प्रॉपरली ध्यान नहीं रख रहे, सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे, तो लॉन्ग एक्सपोजर के वजह से ये फाइब्रोसिस भी कॉज करता है। क्या कॉज करता है, फाइब्रोसिस। व्हाट इज फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस इज बहुत ज्यादा प्लोरिफरेशन ऑफ योर फाइब्रस टिश्यूज जो कि प्रॉब्लम कॉज करता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो लीड टू लंग कैंसर, कॉजेज सीरियस लंग डैमेज, क्लियर। एंड
done, we are done. जल्दी से red hearts in the chat section everybody if you love the session. और इतना कम टाइम में हमने फटाक से सेशन कंप्लीट कर लिया है. I hope सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे. वॉल्यूम का वर्कआउट जरूर करना है, यानी वो जो सुबह का एक्सरसाइज है वो जरूर करना आप. जो मैंने बोला है, प्रण लिया है हमने कि नीट तक हम सुबह सुबह ये एक्सरसाइज जरूर करेंगे, बोलते बोलते वॉल्यूम का नंबर लेते लेते. ठीक है, तो मजा आ गया. आज एक ही पेज में हमने ये पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का कर लिया है, जिससे क्वेश्चंस आता ही आता है. ठीक है, सो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, और बाकी लोगों को भी करवाओ. प्लीज डू दैट. आई हैव ओनली यू गाइज एज अ सपोर्ट सिस्टम. तो फिर जो है आप लोग प्लीज शेयर करें एज टू एज मेनी genuine aspirants as you can, so that they उन लोग भी ज्वाइन करेंगे, हम जुड़ेंगे, और हम जो है 20 फरवरी तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. यस, यू हर्ड मी राइट. क्यों? क्योंकि अभी नेक्स्ट 6 दिन यानी 7 फेब तक 7 फेब तक हमारा जो है 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. 8 फेब से हम लोग जो है 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस चालू करने वाले हैं, और वो खत्म हो जाएगा 20 तारीख को. यानी कि आपका बोर्ड एग्जाम चालू हो रहा है 22 तारीख को, और 20 तारीख तक हमारा पूरा बायो का सिलेबस विथ हैंड रिटन डिटेल्ड नोट्स आपको मिल जाएगा. ठीक है, यस. कुछ एडिशनल सिलेबस है हमारे, जैसे कॉकरोच, यस, जैसे कि एनिमल टिश्यूज में और सारे डिटेल्स हैं. ऐसे कुछ कुछ डिटेल्ड सेशंस हैं जो लेना बचा है मेरा, बट मैं अभी फिलहाल सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिकअप होके आपको चीजें बता रही हूँ. टेंशन मत लो. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है, आपको बताना है. बट अभी फिलहाल हमारा फोकस ये है कि यार देखो, बोर्ड्स का भी एग्जाम आ रहा है ना, बोर्ड्स के बच्चे हैं वो भी बेचारे परेशान हैं. और मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया था जिसमें आई हैव इन्फॉर्म्ड यू हाउ टू मैनेज योर बोर्ड्स अलोंग विथ योर नीट. वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो जल्दी से जाके, यस, लिंक मिल जाएगा आपको. तो वो भी वीडियो देखो, और फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ, हमने जो है यस कैसे बैलेंस आउट करना है. दैट्स व्हाई फिलहाल हम सिर्फ न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस पे ही स्टिकअप करेंगे. जो एडिशनल सिलेबस है, यस, कुछ फैमिलीज हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, वो मैं जरूर करवाऊंगी जैसे ही हमारा ये 20 तारीख का खत्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मुझे पता है 20 तारीख के बाद 22 तारीख से आपका बोर्ड एग्जाम चालू हो रहा है, आप बिजी हो जाओगे बोर्ड एग्जाम के लिए. ठीक है, टेंशन मतलब मैं रहूंगी तुम्हारे साथ. तुमको जिस जिस चीज की जरूरत है, जो आपको जो है हेल्प करेगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. मैं आप लोग को जरूर उस पे वीडियो बना के दूंगी. जो भी आपको स्ट्रैटेजी सेशन चाहिए, आपको कुछ अलग से डिटेल सेशन चाहिए, जो भी चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आके मुझे जरूर इन्फॉर्म करना. ठीक है, यस, टैग मी एंड पिंग मी ओवर देयर. तो उसके अलावा 20 तारीख के बाद क्या करेंगे हम लोग मैम? 20 तारीख के बाद हम बोर्ड्स की तैयारी चालू कर देंगे, और साइड बाय साइड ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स है ना, जो एडेड सिलेबस है, वो करते रहेंगे. क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो ड्रॉपर्स होंगे, तो वो ड्रॉपर बच्चे को हेल्प हो जाएगी. जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए मैंने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, तो आप बोर्ड्स पे फोकस करिए. ठीक है, तो क्या आपके लिए मैं वापस से नहीं पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो. अगर आपको चाहिए कि मैं वापस से पढ़ाऊं तो वापस पढ़ा दूंगी, अदरवाइज ये सारे वीडियो तो अपलोड होते ही रहेंगे जो एडेड सिलेबस है. तो आप लोग जो है आपके बोर्ड एग्जाम के बीच में कभी बोर हो जाओ, या फिर बोर्ड एग्जाम के बाद में आप लोग आराम से देख लेना. ठीक है, यस, तो ये हमारा प्लान है. ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए, सर्कुलेशन चैप्टर के लिए. आई होप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मजा आ गया. चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा लगा आपको. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रिप्लाई करते हैं, जब आप लोग बताते हैं कि हाँ मैम मजा आया. तो प्लीज डू दैट. और जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको जरूर एक्सप्लोर करें. यस, हमारी सारी प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है. ये लास्ट प्लेलिस्ट है जिसपे हम काम कर रहे हैं. सो डू गो थ्रू ऑल द वीडियोस. अगर कोई बैकलॉग है, कोई चैप्टर पेंडिंग है, जाके देख लो. ठीक है, और जो भी 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं जो भले नीट के लिए प्रिपेयर नहीं करे, उनको बता दो कि 8 फेब से उनको बता दो कि 8 फेब से मैम जो है आप लोग के लिए बायो का भी चालू कर रही है. रोज उनको सिर्फ 1 घंटा, मात्र 1 घंटा मुझे देना है. यस, और वो 1 घंटे में मैं आप लोग का जो है पूरा रिविजन करवा दूंगी. इतना अच्छे से रिविजन करवाऊंगी कि बेट लगा के बोल रहा हूं, आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा. ठीक है, चलो, दैट्स इट गाइस. थैंक यू सो वेरी मच. मिलते हैं कल with a new video. Till then, tadas, bye bye, take care everyone, and keep so tadas, bye bye, take care everyone, and see ya.